नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा मित्रों। आज मैं आप लोग को क्लास कराने वाला हूं क्लास 11th का एनसीईआरटी हिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह चैप्टर का नाम है। और इसकी पूरी की पूरी क्लास आप लोग को कराने वाला हूं। कुल मिलाकर यहां से भी 1 या 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे परीक्षा में। आज का वीडियो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लगभग 1 प्रश्न 1 नंबर आपको देकर जाएगा आज का वीडियो। 1 या 2 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं कि आज का यह वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो 1 या 2 नंबर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। और यह टेसरी संख्या 18 है मित्रों, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आप कवर नहीं करा रहे हैं, तो अब धुआंधार वर्ल्ड हिस्ट्री शुरुआत हो रही है, ठीक है। आप लोग बस अब पढ़ते जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी 10 से 15 क्वेश्चन मैं लगातार कराता हूं और बहुत सारा मटेरियल देता हूं। आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आप लोग कोई और वीडियो देखिए मत देखिए, लेकिन हमारा वीडियो को आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर जरूर देखिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छे जानकारियों से आप वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर आप 1 या 2 नंबर जरूर आपका छूट जाएगा अगर आप नहीं यह देखते हैं तो, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें 1 या 2 नंबर आप लोग को देकर जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, मतलब रोमन साम्राज्य की पूरी जानकारी आज के वीडियो में आप लोग को मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? मुख्य स्रोत कौन से हैं? अगर रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी करनी है तो उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? पाठ्य सामग्री, प्रलेख एवं दस्तावेज या भौतिक अवशेष, मतलब पुरातात्विक खुदाइयों से। तो उपयुक्त सभी, मतलब यह सभी जो है ना, इससे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 2 देखिएगा, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी अभिजात वर्ग थे, और इन्हीं अभिजात वर्गों में कौन था? पादरी वर्ग थे, फिर कुलीन वर्ग थे, ठीक है, सामंत थे। ये क्या थे? ये अभिजात वर्ग थे, तो यही प्रमुख खिलाड़ी थे। प्रश्न 3 देखिएगा, रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया? एक ऐसा समय आया रोमन एम्पायर में कि चांदी की कमी हो गई, सरकार के पास मुद्रा थी ही नहीं, मतलब चांदी की कमी हो गई, इसीलिए रोमन साम्राज्य में चांदी की मुद्रा ढालना बंद हो गया। कुल मिलाकर सोने की मुद्रा लोग ढालने लगे, ठीक है। चांदी की मुद्रा की कमी हो गई, चांदी की कमी हो गई साम्राज्य में, इसीलिए यहाँ पर सरकार के पास मुद्रा कम थी, मुद्रा नहीं चांदी कम थी, वही बात है, ठीक है। जिससे चांदी की मुद्रा ढालना बंद हो गया और उसकी जगह क्या मुद्रा चलने लगा? सोने का मुद्रा चलने लगा। प्रश्न 4 देखिएगा, रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कुल मिलाकर रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन उन्नत था? सार्वजनिक स्नान घर था वहां पर, अकाल में बेहतर सुविधाएं थी, मनोरंजन के साधन थे, मतलब उपरोक्त सभी सुविधाएं रोमन एम्पायर में थी। अगला देखिएगा, प्रश्न 5, रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? ये जितना मैं टेस्ट सीरीज यह बनाया हूँ ना, सब अपने बनाया हूँ, सिर्फ आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जल्दी बनाया हूँ, इसलिए मैं बहुत सजा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग को मटेरियल देने से मतलब है, ठीक है। तो यह बात आप जान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? तो रोमन के जो सम्राट थे ऑगस्टस, इनका शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? तो राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष, सैनिक विजय के कारण, ठीक है। यह बातें आपकी सही हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? रोम में जो द्वितीय श्रेणी के परिवार थे उनकी आय कितनी थी? तो 1000 से 1500 तक, 1000 से 1500 तक थी, ठीक है। यहाँ से मतलब कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ सम्राट, इस चैप्टर का मैंने बहुत ही गहन विश्लेषण किया और वहां से ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ,
ताकि आपकी तैयारी मतलब बिना लेसन पढ़े आपकी तैयारी हो जाए। प्रश्न 7 देखिएगा, एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान का टुकड़ा है तो जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संस्कृति एकाश्म कहेंगे। कोई चट्टान का टुकड़ा है और वहां पर कोई सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं तो उसे संस्कृति एकाश्म कहेंगे। ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, कोलेजियम में जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? आपको पता है आज भी इटली में या रोम में, इटली की राजधानी है रोम, वहां पर क्या होता है, सांडों की लड़ाई होती है, दो सांडों को मिलकर लड़ाया जाता है, लोग देखते हैं। ठीक है। तो उस समय में भी रोमन एम्पायर में उस समय में भी जंगली जानवरों का मुकाबला कराया जाता था और एक स्टेडियम में बैठकर लोग देखा करते थे। उसी स्टेडियम को कोलोजियम कहा जाता था। ठीक है। तो कोलोजियम में जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? तो लगभग 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? पहली सदी में। ठीक है। तो उनका जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक कौन कौन से दो सशक्त राज्य थे? मतलब कौन से दो सशक्त राज्य थे? तो रोम और ईरान, ये दो बड़े साम्राज्य थे। ठीक है, रोम और ईरान। प्रश्न 10 देखिएगा, रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य जो था ना बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर रोमन एम्पायर फैला हुआ था। अधिकांश यूरोप का अधिकांश भाग, मतलब आधुनिक यूरोप जो है ना, यूरोप, उसका अधिकांश भाग मतलब 90% भाग, ठीक है, शामिल था रोमन एम्पायर में। पश्चिमी एशिया का पश्चिमी भाग शामिल था, साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल था, मतलब उपयुक्त सभी। प्रश्न 11 देखिएगा, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? देखिए मैं बताया हूं ना कि रोमन एम्पायर जो था उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था, तो उत्तरी अफ्रीका में ही, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर ही सहारा रेगिस्तान है। तो रोमन साम्राज्य का दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? सहारा रेगिस्तान था। थोड़ा मुंह दर्द कर रहा है बोलते बोलते। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा, देखिए एक भाषा थी लैटिन भाषा थी और दूसरी यूनानी। तो यूनानी और लैटिन मतलब 1 और 2 ये रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। जैसे मुगलों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। वैसे ही रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा जो थी लैटिन और यूनानी थी। प्रश्न 13 देखिएगा, बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात् भर्ती मतलब सैनिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। यह जो सेना थी यह किस राज्य की थी? फारस की। मतलब फारस में ऐसा नियम था कि सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती किया जाता था, बलात् भर्ती से बोलेंगे। ठीक है, मतलब बलपूर्वक। प्रश्न 14 देखिएगा, गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? मेसोपोटामिया कह रहा हूं। रोमन एम्पायर में क्या होता था ना, सैनिक जो होते थे वही सशक्त थे, वही प्रबल थे, और सैनिक बार बार गृह युद्ध कर देते थे, बार बार विरोध की भावना आ जाती थी सैनिकों में। ठीक है, तो सैनिकों में जो गृह युद्ध का उद्देश्य जो था, सैनिक और सैनिकों से जो कुलीन वर्ग थे, सैनिक किसके अधीन थे? सामंतों के अधीन थे। तो सामंतों में और सामंत जो थे सैनिकों का सहयोग लेकर सत्ता हथियाने का काम करते थे। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, दिनारियस मतलब दिनार। तो दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? दिनारियस नाम का सिक्का था, उसमें कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो 4.5 ग्राम, मतलब 4.5 ग्राम चांदी होती थी। प्रश्न 1 देखिएगा, एक नहीं है फिर से, मतलब कि यहाँ पर अलग पार्ट हो गया है, मतलब रोमन एम्पायर ही है। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? रोम की जो साम्राज्यिक प्रणाली थी उसका मूल आधार क्या था? इतना बड़ा रोमन एम्पायर था तो यह क्यों था? इसका साम्राज्यिक आधार क्या था? तो बड़े बड़े शहर। ठीक है, इसमें क्या था? यह रोमन एम्पायर जो था बड़े बड़े शहरों में था, शहरी व्यवस्था वहां पर सुदृढ़ थी। प्रश्न 2 देखिएगा, रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां अपने मजिस्ट्रेट थे, अपना नगर परिषद था और एक निश्चित राज्य क्षेत्र था। मतलब यह सब कुछ था, तब रोमन साम्राज्य में नगर कहा जाता था। ठीक है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 देखिएगा, ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किसने किया? ईरान में सार्वजनिक स्नान का
विरोध किसने किया? तो पुरोहित वर्ग ने विरोध किया सार्वजनिक स्नान का। और विरोध क्यों किया? क्योंकि सार्वजनिक स्नान से क्या होता है? सार्वजनिक स्नान से जल अपवित्र हो जाता है, ऐसा पुरोहित वर्ग कहा करते थे। ठीक है। ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध किस कारण किया था? जल की अपवित्र होने से। प्रश्न 5, रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? रोम साम्राज्य में घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? रोमन साम्राज्य में जो जो प्रदेश बहुत ही घनी आबादी वाला था वो कौन कौन सा था? कौन कौन सा क्षेत्र था? इटली में कैंपेनिया, इटली में सिसिली, और मिस्र में फैटियम और गैलीली। ये मिस्र है, फैटियम और गैलीली, ये सब क्या थे? घनी आबादी वाले शहर थे उपयुक्त सभी। प्रश्न 6 देखिएगा, चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्नान बदलना क्या कहलाता था? चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलना, स्नान नहीं है स्थान है, स्थान बदलना क्या कहलाता था? ऋतु प्रवास कहा जाता था। जब ऋतुओं के अनुसार चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को लेकर जाते थे उसे ऋतु प्रवास कहते थे। प्रश्न 7, रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग कहाँ पर मिलता है? मतलब कहाँ जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग मिलता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जल शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रश्न 8, रोमन साम्राज्य में सोने और चांदी की खानों की खुदाई में किस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था? तो जल शक्ति का प्रयोग होता था सोने और चांदी की खुदाई करने के लिए। प्रश्न 9 देखिएगा, दास प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दास प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य था, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। ठीक है। इसमें क्या था? दास प्रजनन के बारे में जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया हूँ कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर दासों दासियों को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था और दास और दासियों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो आपस में संबंध बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाएं, मतलब एक एक दासी कई लोगों से संबंध बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि जो उसके बच्चे होंगे वह भी दास बन जाएंगे। इस तरह से दासों की संख्या में वृद्धि होगी। इस पद्धति को, इस घिनौनी घटिया नीच हरकत को ही दास प्रजनन कहा गया है। ठीक है। तो अधिक से अधिक दास प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता था। प्रश्न 10, रोम में कौन सा श्रम अधिक महंगा था? रोम में दास श्रम महंगा था भाई। दासों को लोग, एक एक व्यक्ति के पास सैकड़ों हजारों दास होते थे। दासों को प्रोत्साहित भी करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद भी दास श्रम महंगा था। दास श्रम महंगा नहीं होगा बताइए? मतलब कि वर्ष में कभी कभार कोई काम होता है लेकिन उसके बावजूद भी दासों को रखा जाता है तो भाई उनको भोजन पानी आवास सुविधाएं सब कुछ देनी पड़ेगी ना, तो इस हिसाब से बहुत महंगा पड़ जाता था। तो दास श्रम क्या हुआ? भविष्य में काफी महंगा पड़ने लगा और लोग दासों को स्वतंत्र करने लगे। प्रश्न 11, रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से ढंग अपनाते थे? तो रोम के लोग जो थे अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से ढंग अपनाते थे? तो उन्हें दागा जाता था। ठीक है। रोम के लोग अपने सैनिकों को दाग देते थे, दागा जाता था। उन्हें जंजीरों में रखा जाता था। उनके साथ ऋण संविदा के रूप में करार किया जाता था। तो यह सब का सारी प्रक्रियाएं श्रमिकों के साथ होती थी, दासों के साथ होती थी। प्रश्न 12 देखिएगा, रोमन सेनेटरों और नाइट वर्ग में असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है? रोमन सेनेटर और नाइट वर्ग में असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है? रोमन सेनेटर मतलब एक तरह से कुलीन वर्ग मानिए, सामंत वर्ग मानिए, अभिजात वर्ग मानिए, और ये जो नाइट वर्ग था ना, यह धीरे धीरे कुलीन होने का प्रयास कर रहा था नाइट वर्ग। ठीक है। इसका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था और यह जैसे यह सम्राट के पिछलग्गू कौन थे? रोमन सेनेटर थे। और रोमन सेनेटर के पिछलग्गू या फिर नीचे वाले नाइट वर्ग थे। तो इसमें असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है? कई नाइट जहाजों के स्वामी थे, कई नाइट व्यापारी थे, कई नाइट क्या थे? साहूकार थे। तो उपयुक्त सभी। प्रश्न 13, रोमन सरकार ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सी धातु के सिक्के चलाए? जैसा कि हमने कहा कि रोमन साम्राज्य में क्या हुआ? चांदी की मुद्रा की कमी हो गई। चांदी की कमी हो गई तो इसलिए चांदी की मुद्रा ढालना बंद हो गया। ठीक है। और उसकी जगह पर कौन सी मुद्रा ढाली जाने लगी? सोने की मुद्रा ढाली जाने लगी। प्रश्न 14, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? आपको पता है ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के संस्थापक थे और ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है। मतलब रोमन लोग ईसाई धर्म को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया ईसाई धर्म। कब? 4वीं सदी में। जब 4वीं सदी में जब भारत में गुप्त काल चल रहा था उस समय।
प्रश्न 1 देखिएगा, रोमोत्तर राज्य किस मूल के लोगों ने स्थापित किया? रोमोत्तर राज्य किस मूल के लोगों ने स्थापित किया? मतलब कि यह रोमन साम्राज्य अगर है तो रोमन साम्राज्य के उत्तर में कौन से लोग रहते थे? जर्मन लोग रहते थे। जर्मन की मूल जनजातियां रहती थी और इन लोगों ने रोमोत्तर राज्य मतलब रोम के उत्तर में राज्य स्थापित किया था जर्मन मूल की जातियों ने। प्रश्न 2 देखिएगा, रोमोत्तर राज्यों की स्थापना कब हुई थी? मतलब रोम साम्राज्य के उत्तर में राज्यों की स्थापना कब हुई थी? 540 के दशक में। 540 के दशक में। प्रश्न 3, कौन से लेखक की रचना में रोम साम्राज्य के लोगों का कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है? ठीक है, मतलब कौन सी लेखक की रचना में रोम साम्राज्य के लोगों का कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है? मतलब रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, अभिजात वर्ग आदि थे, वह कामगारों के प्रति मतलब दासों के प्रति यानी श्रमिकों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? रोमन साम्राज्य के लोग दासों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इसका पता किस लेखक की रचना से चलता है? तो कोलुमेला की रचना से, प्लिनी की रचना से और ऑगस्टीन की रचना से। यह तीनों क्या है? लेखक हैं, मतलब उपयुक्त सभी सबके लेखन से यह बात की जानकारी होती है। प्रश्न 4, रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे? अच्छा, रोमन साम्राज्य जो था और ईरान साम्राज्य जो था, इसको क्या कहते थे चीनी लोग? तो ताचीन कहते थे, ताचीन। ठीक है, ताचीन कहा करते थे। मतलब रोमन एम्पायर और ईरान को क्या कहते थे? ताचीन कहते थे, चीन के लोग। ठीक है, चीनी लोगों का ताचीन से क्या अभिप्राय था? ताचीन का मतलब होता था बृहत्तर चीन या पश्चिम का क्षेत्र। ठीक है, बृहत्तर चीन या पश्चिम का क्षेत्र। प्रश्न 6, रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी कौन सी है? रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी कौन सी है? तो तीसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी है। प्रश्न 7, रोम में सबसे बुरे माने जाने वाले सम्राटों का व्यवहार किसके प्रति शत्रुतापूर्ण था? तो सेनेटों के प्रति, सेनेट के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था सम्राट का। ठीक है, सेनेट मतलब अभिजात वर्ग मानिए। प्रश्न 8, मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज किस पर लिखे हुए पाए गए हैं? तो मिस्र में पेपराइस पर लिखा जाता। पेपराइस जो था नील नदी के मुहाने पर सरकंडे जैसा पौधा था जिस पर लिखा जाता था और उससे लेखनी भी तैयार की जाती थी और उसी सरकंडे के पत्ते पर लिखा जाता था, उसे पेपराइस कहते हैं। जिस तरह से भारत में भोजपत्र पर लिखा जाता था वैसे ही मिस्र की सभ्यता में पेपराइस पर लिखा जाता था। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा, 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी थी? तो जस्टिनियन के शासनकाल में मतलब रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर था जस्टिनियन, तो जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से मतलब मिस्र भी क्या था? रोमन साम्राज्य के अंदर था, तो मिस्र से रोमन साम्राज्य को कितना कर प्राप्त होता था? 25 लाख सॉलिडस। सॉलिडस क्या था? सोने का सिक्का था। 25 लाख सॉलिडस प्राप्त होता था। प्रश्न 10 देखिएगा, रोमन लोग निम्नलिखित में से किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो रोमन लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? जुपिटर की पूजा करते थे, जूनो की पूजा करते थे, मिनर्वा की पूजा करते थे। ये क्या है? जुपिटर कौन है? बृहस्पति हैं। जूनो, मिनर्वा ये सब इनकी देवी देवताओं की पूजा करते थे। उपयुक्त सभी देवी देवताओं की पूजा आज से हो रही है यार। किस सभ्यता के लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, आप बताइए। अभी आप पढ़ेंगे मिस्र का, मेसोपोटामिया का, रोमन का, सभी लोग देवी देवता की पूजा करते थे। सब लोग भूल गए, सनातन ने भी तक अपनाया हुआ है। ठीक है, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता कौन कौन नहीं थी? तो देखिए, इन्नाना जो थी प्रेम और युद्ध की देवी थी और इनको मैंने बताया मेसोपोटामिया की देवी देवता थी। और रोमन लोगों की कौन कौन से देवी देवता थे? मार्स, मिनर्वा। ठीक है, तो यही है, इन्नाना जो थी प्रेम और युद्ध की देवी थी और यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी। तो यह रोमन लोगों की पूज्य देवी देवता कौन है? इन्नाना। ठीक है, प्रश्न 12, 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक में रोमन साम्राज्य किस नाम से जाना जाता था? बाइजेंटियम। रोमन साम्राज्य को 7वीं सदी में क्या कहा जाता था? बाइजेंटियम कहा जाता था, बाइजेंटियम। ठीक है, प्रश्न 13 देखिएगा, 642 ईस्वी तक पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्नलिखित में से कौन सी जाति के अधिकार में हो गए? यहीं से देखिए, यहीं से पतन हो रहा है कि अब क्या है कि अरब में इस्लाम का उदय हुआ। ठीक है, 632 में इस्लाम का, देखिए 632 में मोहम्मद साहब क्या हुए? डेथ हुआ मोहम्मद साहब का 632 में। और 632 से 42 देखिए सिर्फ 10 साल के, मतलब मोहम्मद साहब के डेथ के बाद खलीफाओं का शासन आया और 632 से 642 केवल 10 साल के अंदर तलवार के बल पर
पूर्वी रोमन और ससानी वंश जो था कहाँ था, ईरान का राजवंश था। दोनों राज्यों के बड़े भाग पर कौन सी जात के अधिकार में हो गए, अरब के अधिकार में हो गया, और यही लोग इस्लाम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा, रोम का वह विशाल भवन जहां तलवारिये जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे क्या कहलाता था। मतलब कि रोम का वह विशाल भवन या वह स्टेडियम था जहां लोग जंगली जानवरों का मुकाबला करवाते थे, वह क्या कहलाता था, कोलिजियम कहलाता था। यह कोलिजियम एक बहुत बड़ा फील्ड होता था जहां जंगली जानवरों का मुकाबला होता था। जंगली जानवर क्या करते थे, लड़ते थे आपस में जंगली जानवर, और लोग क्या करते थे, तमाशा देखते थे। चारों तरफ भीड़ होती थी भाई, जिस तरह से हम लोग क्रिकेट देखा करते हैं स्टेडियम में, वैसी भीड़ होती थी। और एक रोमन एम्पायर में मिलता है कि इस कॉलेजियम में, मतलब कॉलेजियम का मतलब स्टेडियम समझिए, उसे कॉलेजियम कहा जाता था। इस कॉलेजियम में कितने लोग बैठ सकते थे, 60,000 लोगों को बैठने की पूरी व्यवस्था थी। आज भी रोम में कॉलेजियम होते हैं, वहां पर शाणों की लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह टेस्टरी संख्या 18 था मित्रों। ठीक है, और यहाँ से भी बोल रहा हूँ लगभग 2 क्वेश्चन लेकर जाओगे आप, 2 प्रश्न आपका यहाँ से आएगा। 2 क्या, मैं तो 4-5 बना सकता हूँ, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ 2। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और मेरा गला दर्द करने लगा है बोलते बोलते। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। वैसे शेयर आदमी उसी को ही कर सकता है जो वो उस फील्ड से जुड़ा हो, जिसने बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म भरा हो, उसी को तो शेयर करेंगे। इसलिए मैं शेयर करने के लिए मैं बार बार नहीं कहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो वीडियो अच्छा लगे, देखिए कभी कभी मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो हिस्ट्री का ही है और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी उसे दे सकता है। व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। ठीक है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।